नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं कि ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी मिलके पिछले 15 साल में जो किया है वो अन्याय नहीं, पाप है। और इस पाप का सजा उसको भुगतना पड़ेगा। ऑलरेडी वो बहुत सारे मुसीबत में है, लेकिन अब ऐसे 7 मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं जिसमें बचना उनको लगभग नामुमकिन है। और उससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो मुसीबत से दूसरे मुसीबत आगे आने का भी और भी चांसेस दिख रहे हैं। मतलब इस मुसीबत के दलदल में बुआ भतीजा पूरी तरीके से फंस गया है। और वहां पर वो पार्टी संभाले, अपना पॉलिटिकल करियर संभाले या खुद को जेल जाने से बचाए, वही वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। पहले ही शुरू करते हैं भतीजा अभिषेक बनर्जी को लेकर। आपको मालूम है ये अभिषेक बनर्जी को लेकर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बहुत सारे जगह में उसका इंटरोगेशन हो रहा है। और उसमें से एक जो केस है जिसमें सबसे ज़्यादा फंस चुके हैं अभिषेक बनर्जी, वो है डीजे मामला। अभिषेक बनर्जी चुनाव के प्रचार के दौरान बार बार बोलते थे कि 4 मई 12 बजे के बाद जब टीएमसी जीत जाएंगे तब वो डीजे बजाएंगे। मतलब जो हिंदू ये टीएमसी के विरोध में है उनको वो जिंदा जला देंगे या काट देंगे, मार देंगे, ऐसे धमकाने का कोशिश कर रहे थे। और ये लेके जो मामला हुआ था उसमें उसका इंटरोगेशन हो गया। सीआईडी ने अभी उसका वॉइस सैंपल टेस्टिंग करना चाहता है। लेकिन अभिषेक बनर्जी बार बार ये प्रोसेस डाल रहा है। क्यों डाल रहा है? क्योंकि उनको मालूम है एक बार वो वॉइस सैंपल टेस्टिंग कर लेते हैं तो उसका वॉइस मैचिंग हो जाएगा वो थ्रेटनिंग वीडियो के साथ, और उसके बाद अभिषेक बनर्जी को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकते हैं। इसलिए वो बार बार हाई कोर्ट के दरवाज़ा खटखटा रहा है। और हाई कोर्ट ने बोल दिया कि चलो भाई, आपको अभी फिलहाल मैं प्रोटेक्शन देता हूं, लेकिन आप कोऑपरेट करो। लेकिन ये अभिषेक बनर्जी वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो फंस चुका है। और इसलिए वो हाई कोर्ट का वो नोटिस दिखा के बार बार जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसको, उसके जो रिपोर्ट आ रहा है उसको डाल रहा है। और ये लेके आज कलकत्ता हाई कोर्ट में एक हियरिंग हुआ जहां पर ऑनरेबल जज सौगत भट्टाचार्य गुस्से में टूट पड़े। उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि भाई, आपको मैंने प्रोटेक्शन इसलिए दिया था कि आप ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सपोर्ट करो, उसको हेल्प करो। वो जो मांग रहा है उसको अगर आप कोऑपरेट नहीं करते हो तो मैं यहाँ पर सुओ मोटो हियरिंग करूंगा और आपका जो प्रोटेक्शन है, आपके अगेंस्ट कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा, ऐसे जो कोर्ट ने बोला है वो मैं हटा लूंगा। तो अभिषेक बनर्जी वहां पर फंस जाता है। और यहां पर जज इतना गुस्सा करते हैं वो मामला भी वापस ले लेता है और बोलता है कि ठीक है, 15 जुलाई को वो फाइनली वो वॉइस सैंपल टेस्टिंग देने के लिए तैयार है। तो ये वॉइस सैंपल टेस्टिंग अगर हो जाता है, उसका फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाता है, तो फिर अभिषेक बनर्जी के अगेंस्ट में इस केस में चार्जशीट हो जाएगा, चार्ज फ्रेम हो जाएगा। और उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई है कोर्ट के तरफ से वो चालू हो जाएगा। तो इसके मतलब अभिषेक बनर्जी का जेल जाने में और कुछ ही दिन बस बचा है। उसका जो लास्ट भरोसा था कोर्ट, वहां पर भी जाके उसको ठक्कर खाने को मिला है। जहां पर अभिषेक बनर्जी को ये सारी चीज हो रहा है, वहां पर ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी का टेंशन और भी बढ़ जाते हैं उसका बैंक अकाउंट लेके। तृणमूल कांग्रेस का जो 3 बैंक अकाउंट था वो पहले ही फ्रीज हो चुका था, जहां पर 440 करोड़ रुपीस है। लेकिन ये लोग बार बार जब हाई कोर्ट में अपील किया तो हाई कोर्ट से उसको थोड़ा सा सुराहा मिला। हाई कोर्ट ने बोला कि हम यहाँ पर एक ऑब्जर्वर बिठा देता है जो एक्स जस्टिस है, और उसके नज़रदारी में आप थोड़ा बहुत पैसे आपके पार्टी चलाने के लिए कर सकते हो। लेकिन जब ये वाला चीज़ हुआ तब 2 इंसिडेंट हो गया जो इनका मुसीबत और भी बढ़ा देता है। नंबर 1 मुसीबत है, यहाँ पर ईडी ने एक नए मामला कर दिया है। ईडी भी इसके जांच कर रहा है और यहाँ पर ईडी ने इसके अकाउंट फिर से फ्रीज कर देता है। तो इसका मतलब जो पुलिस का केस में इसको रिहाई मिला था कि चलो अब थोड़ा बहुत पैसा ये निकाल सकते हैं, वो फिर से फ्रीज हो गया। और मंडे उस केस का ईडी के अगेंस्ट में जो है उसका हियरिंग होगा। वहां पर कोर्ट क्या बोलते हैं वो देखने को हमको इंतजार है।
लेकिन इतने में से जो ऋतव्रतो वाला पार्ट है वो बोल देता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो शायद पूरे तरीके से पूरे चीज़ को अच्छे से समझा नहीं, और इसलिए इसके अगेंस्ट एक रीट पिटीशन करना है और हम सुप्रीम कोर्ट में जाके वो रीट पिटीशन करेंगे। मतलब इस 3 अकाउंट में ही ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी एक तो ईडी के मामले में फंस जाता है, दूसरी तरफ यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी मौका खुल गया है। ऊपर से पुलिस ने ये सारे जहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उनको और भी 12 अकाउंट मिला तृणमूल कांग्रेस का, कुल मिलाकर 15 अकाउंट, और सब कुछ मिला के 1000 करोड़ का पैसा उनको मिला है, जहां पर भयंकर घोटाला ये लोग किया है पिछले 15 साल से, उसके सारे प्रमाण सामने आ रहा है। तो उसके मतलब ये जो बैंक अकाउंट वाला केस है इसमें और भी फंस जाते हैं ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। और यहाँ पर जो घोटाला है वो घोटाला जो है वो सामने आते ही ममता बनर्जी के साथ अभी भी बहुत ही करीबी माना जाता कुणाल घोष जैसे नेता भी डिस्टेंस बना रहे। क्यों, क्या ऐसे हो गया? देखिए यहाँ पर ईडी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वहाँ पर ऐसे एक इंफॉर्मेशन सामने आया है जो देख के सब लोग चौंक गए हैं। तृणमूल कांग्रेस का ये अकाउंट के साथ यहाँ से 15,000 किलोमीटर दूर केमैन आइलैंड जो वेस्ट इंडीज के अंदर आता है, जमाइका के अंदर आता है, उसका रिलेशन आया है। ये लोग कैसे इंटरनेशनल फ्रॉड कर रहा था उसका प्रमाण आ जाता है। कैसे है वो चीज़? वहाँ पर एक एविएशन कंपनी होता है, जिस एविएशन कंपनी को 2023 साल का अप्रैल मंथ से लेकर 2026 साल का जून मंथ, मतलब लास्ट मंथ तक इन्होंने ऑलमोस्ट 160 करोड़ रुपीस ट्रांसफ़र किया है। क्यों इतना पैसा ट्रांसफ़र किया है? क्योंकि इस कंपनी ने तृणमूल कांग्रेस को किराया दिया था चार्टर्ड फ्लाइट और हेलीकॉप्टर। तो चलो इसमें इतना टेंशन लेने वाला क्यों बात है? टेंशन लेने वाला का फर्स्ट बात है कि ये जो कंपनी है, भारत में भी ऐसे बहुत सारे कंपनी है, वहाँ से आप हायर नहीं करके इस कंपनी को आप क्यों कर रहे हो? दूसरी बात है, ये तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी मिलकर उस एविएशन कंपनी को 1.7 मिलियन यूएस डॉलर का एक ऋण कर देता है, और उसके लिए कोई भी कोलैटरल बॉन्ड वहां पर नहीं होता है। अब इतने बड़े रकम का आप किसी को क्रेडिट मिला देते हो, किसी के पास आप इंतजाम कर देते हो पैसे का, और उसके लिए कोई भी कोलैटरल नहीं लेते हो, क्यों लेता है? ये लिए सवाल उठ रहा है। दूसरी बात है, क्यों केमैन आइलैंड के नाम सामने आ रहा है और यहाँ पर बहुत बड़े घोटाले के नाम आ रहे हैं? देखिए, ये जो केमैन आइलैंड है यहाँ पर कुछ लाख लोग ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई टैक्स सिस्टम नहीं है, किसी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर जितना लोग है उससे भी ज़्यादा रजिस्टर्ड कॉरपोरेट ऑफिस है। एक्चुअली ये सारे सेल कंपनीज है, जो लोग टैक्स को बचाना चाहता है, टैक्स को बर्बाद करना चाहता है, टैक्सिंग सिस्टम को, वो यहाँ पर ऐसे सेल कंपनी खुलते हैं। वैसे ही एक सेल कंपनी है ये एविएशन कंपनी। क्यों सेल कंपनी है? क्योंकि दिखा जाता है कि तृणमूल कांग्रेस के अकाउंट से यहाँ पर पैसा जाता है, जिस पैसे से ये लोग चार्टर्ड फ्लाइट और हेलीकॉप्टर खरीदते हैं। बाद में वो तृणमूल के पैसे से खरीदे हुए चार्टर्ड फ्लाइट और हेलीकॉप्टर तृणमूल कांग्रेस ही उसको किराए में लेता है, और उसके लिए फिर इस कंपनी को पैसा देता है। आप एक चीज जो पैसे देके खरीद लिया है उसको क्यों आप किराए में फिर से पैसा दे रहे? उसके मतलब यहां पर ब्लैक मनी व्हाइट हो रहा था, पैसे का हेरा फेरी ऐसे ही हो रहा था। और ये देखते हुए ये जब इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, कुणाल घोष जैसे लीडर बोल रहा है कि भाई ऐसे भी होता था, अगर सच में ऐसे है हमको तो कुछ पता ही नहीं था, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये पहले बार ऐसे कोई इंटरनेशनल जगह ये लोग ढूंढ के निकल रहा है जहां से वो पैसा का हेराफेरी कर रहे हैं, तो आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि अभिषेक बनर्जी की बहुत ही करीबी माना जाता विनय मिश्रा, जो पूरा जो कैला घोटाला है उसका मास्टरमाइंड है, वो भारत से निकल जाते हैं और भानुआतू करके एक आइलैंड में चले जाता है, जिसके साथ भारत का वो बंदी इधर उधर करने का जो चुक्ति होता है वो नहीं है। तो इसके मतलब तृणमूल कांग्रेस इंटरनेशनल सेल कंपनीज यूज करके पश्चिम बंगाल से जितना पैसा लूटा उसको ब्लैक मनी को व्हाइट करते थे, उसको हवाला करते थे, और उससे भी इंपॉर्टेंट है ये पूरा घोटाला तृणमूल का अकाउंट यूज करके करते थे। अब सोच लीजिए कितना बड़ा स्कैम है।
अब कुणाल घोष के बाद जब उठ गया, यहां पर उसका आ जाता है 4 नंबर मुसीबत। कुणाल घोष तृणमूल कांग्रेस के बहुत ही करीबी माना जाते थे, और जब तृणमूल कांग्रेस 2011 में सत्ता में आए तो इस कुणाल घोष जो एक जर्नलिस्ट था उसको राज्यसभा में भेजा। बाद में इस कुणाल घोष को ही ममता बनर्जी ने अरेस्ट कराया शारदा स्कैम में। और ये कुणाल घोष डिबेट करते थे कि शारदा में के सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई है वो ममता बनर्जी है, और ममता बनर्जी खुद को बचाने के लिए कुणाल घोष को अरेस्ट करा के उसको बलि का बकरा बना दिया। और जेल में उसका हालत इतना ही खराब हो गया था कि कुणाल घोष एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद उसका मौत हो जाएंगे। इसलिए 10 साल पहले 2016 के आजू बाजू में उसने एक चिट्ठी लिखी, जो चिट्ठी तब का भारत का प्राइम मिनिस्टर, भारत का होम मिनिस्टर, राष्ट्रपति और बहुत सारे जाने माने लोगों को उन्होंने भेजा था। और वहाँ पर उसने क्लियरली लिख दिया था कि भाई ये अगर जेल के अंदर मेरा मौत हो जाता है, जो होने का बहुत ही हाई चांस है, तो तब इस लेटर को आप मेरे आखिरी जबान करके पकड़िए और इसके जो जो लिखा है उसके इन्वेस्टिगेशन आप कीजिए। तो ये जो ऋतव्रत बनर्जी है वो बोलता है कि ये चिट्ठी जो है ये कभी जर्नलिस्ट के पास आया नहीं। तो हम इस चिट्ठी को पढ़ा है और 91 पेजेस में जो चिट्ठी लिखा गया है उसमें एक एक लीडर पकड़ के उसके लिए, किसी के लिए 2 पेज, किसी के लिए 4 पेज ऐसे है, और उसमें ममता बनर्जी के लिए 7 पेजेस है। ममता बनर्जी कैसे स्कैम किया है वो पूरा कच्चा चिट्ठा है। तो ममता बनर्जी ये चिट्ठी पढ़े और इसका जो कुणाल घोष ने लिखा था उसका पूरा चीज सबके सामने एक्सप्लेन करे। नहीं तो हम लोग ये चिट्ठी ममता बनर्जी को तो रजिस्टर कुरियर में भेज ही देंगे, ऊपर से ये जो जर्नलिस्ट बंधु है उसके सामने भी ये चिट्ठी रख देंगे। तो उसके मतलब ये कुणाल घोष जो ममता बनर्जी को सीएम बनाने के लिए बहुत फाइट किया था, बाद में ममता बनर्जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए भी बहुत सारे इधर उधर के बातें करते थे, अपने संवाद माध्यम में उल्टा सीधा बयान करते थे, और इसलिए उसको राज्यसभा में टिकट मिला। बाद में इसको ही जब बलि का बकरा बनाया गया तो इसने ममता बनर्जी और उनका जो करप्शन का साम्राज्य है उसका पूरा कच्चा चिट्ठा एविडेंस करके सामने रख दिया। ये सीबीआई के डायरेक्टर की भी ये चिट्ठी गए थे, तो वो वाला चीज़ अभी सामने आएंगे तो ममता बनर्जी का दिक्कत और भी बढ़ने वाला है। ऊपर से और एक चीज़ हो गया, यहाँ पर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी में का जो समायकाल था उसमें सबसे बड़ा जो हिलाने वाला इंसिडेंट था वो था आरजी कर कांड। अभया का जो मृत्यु हो गया था, उनके साथ जो गलत हुआ था वो लेके पूरा ममता बनर्जी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कांप गए थे। लोग इतना गुस्से में थे, लेकिन लोग इतने सारे कुछ होने के बाद भी हैरान हो जाता है इस बात में कि ममता बनर्जी जो सिविक वॉलंटियर को बलि का बकरा बनाते हैं संजय राय, उसके अलावा सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भी और किसी का नाम सामने नहीं आता। लेकिन अभी वो चीज क्लियर हो रहा है कि क्यों और किसी का नाम सामने नहीं आया, क्यों सीबीआई भी जाके वहां पर फेल हो गया। क्योंकि ममता बनर्जी जो इंस्ट्रक्शन दिया था तब जो वो सैंपल टेस्टिंग हो रहा था, तो एक फॉरेंसिक का जो लोग है जो इसमें इन्वॉल्व था, उन्होंने अभी क्लियर कर दिया कि ये जो फॉरेंसिक के लिए जो नमूना होता था वो ही चेंज हो गया था, वो सारे सैंपल को चेंज किया गया था। अब क्यों किया था ममता बनर्जी ने ऐसे? क्योंकि जो अभया जी का माता जी है रत्ना देवनाथ जी, वो बोलते हैं कि उनके पास स्पेसिफिक अभी रिपोर्ट आ गया है कि ममता बनर्जी की दूसरे भतीजा अबेश बनर्जी वो इसका मुख्य कारीगर था, उनका ही मेन इन्वॉल्वमेंट था। और जब ममता बनर्जी ने देखा उनके फैमिली फंसने जा रहा है तो ये जो अभय कांड को पूरा छुपाने का कोशिश किया, एविडेंस खत्म करने का कोशिश किया, जिसके लिए पूरा पुलिस पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को लगा दिया वो अबेश बनर्जी को बचाने के लिए। तो ये वाला चीज़ अभी फिर से इन्वेस्टिगेशन होगा इसका, और इसका जब पत्ता खुलेगा तो ममता बनर्जी और उनका फैमिली बुरी तरीके से फंसने वाला है, वो चीज़ तो क्लियर हो जाता है। ऊपर से और एक दिक्कत भी सामने आते हैं, वो है शुभेंदु अधिकारी जी और यहाँ का जो फिनेंस मिनिस्टर है सपन दासगुप्ता जी का बयान। वो लोग बोलते हैं कि ये जो शुभेंदु अधिकारी का गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है उसके पहले मंथ में ही अगर देखा जाए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 1000 करोड़ का ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हुआ। अब कहाँ से ये ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो गया? वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्री आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अभी भी तो वो फुल फ्लेजेड चालू भी नहीं हुआ।
तो इतना पैसा कहाँ से आया? तो ये लोग का मानना है कि जितना भी सिस्टम में लीकेज करके रखे थे ममता बनर्जी, वो वाला अगर लीकेज रुका जाता है तो इतना ही ज़्यादा फायदा गवर्नमेंट का होता है। कैसे? यहाँ पर बीरभूम बोल के जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर पत्थर का खदान है, वहाँ से लोग पत्थर निकालते हैं और उसके लिए टैक्सेस गवर्नमेंट को जाना चाहिए था। तो हम देखते थे कि पूरा साल में अराउंड 60 करोड़ का आसपास वहाँ पर टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता था। लेकिन यहाँ पर जो चोरी होता था, वो जब अटका दिया ये शुभेंदु अधिकारी जी और सपन दासगुप्ता जी, तो एक महीने में ही 90 करोड़ का रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिल गया है। अब सोच लीजिए, जो 100 करोड़ के आसपास रेवेन्यू एक महीने में होना चाहिए, मतलब पूरा साल में देखा जाए तो 1200 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए, वो पूरा साल में बस 60 करोड़ का रेवेन्यू वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को मिलता था। बाकी पैसा किधर जाता था? बाकी पैसा जाता था शांति निकेतन और ममता बनर्जी के पास, मतलब अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के पास। ऐसे बयान मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। और ये बस पत्थर के लिए नहीं, बाकी सारे जगह में भी अगर चेक किया जा रहा है तो सेम चीज सामने आ रहा है। तो इसके मतलब ये जो चोरी हो रहा था, ये भयंकर तरीके से जो गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था, उसको जितना मिलना चाहिए उसका 10 भाग का 1 भाग भी नहीं मिल रहा था। और वो चोरी जब रुका गया तो तब देखा जा रहा है कि एक महीना में ही 1000 करोड़ का ज्यादा घोटाला सामने आ रहा है। तो मतलब पूरा साल में ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ का घोटाला सामने आएंगे। और अगर ये 15 साल के हिसाब से आप करो तो कोई लाख करोड़ का घोटाला सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये बस रेवेन्यू का जो लीकेज है वो रुक के, बाकी जो सेंट्रल से फंड आता था वो जोड़ देता है, तो वो कितने लाख करोड़ का घोटाला होगा, उसके व्हाइट पेपर अभी ये गवर्नमेंट सामने लेके आने वाले हैं। तो अगर ये सामने आ जाता है तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का जो करप्शन का साम्राज्य था, शायद वो सारे सब कुछ लोगों के सामने आ जाएंगे। और इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो उनको सामने फेस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, ममता बनर्जी को भी अभी समझ में आ रहा है कि जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया है। क्योंकि ऋतव्रत तो अलग पार्ट हो गया, ये जो काकोली घोष दस्तीदार है वो अलग से पार्ट बना लिया, और ऊपर से उनका जो बाकी नेता है वो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। कुछ लोग तो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, जिनको मौका नहीं मिल रहा है वो दूसरे तरीका ढूंढ रहे हैं पार्टी छोड़ने के लिए। तो ये अगर सिचुएशन होता है, वोट बैंक भी साथ में नहीं है, तो ममता बनर्जी का रिवाइवल लगभग नामुमकिन है। और उनके साथ इतने सारे करप्शन का चार्जेस अभी सामने आ रहा है, जिसका इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके पास पॉलिटिकल पावर नहीं रहेगा, तो ममता बनर्जी क्या करेंगे? पार्टी को मिलाना अभी लगभग नामुमकिन हो गया। इसलिए उसने हाल छोड़ दिया और सीधी हाथ प्यार से, मोहब्बत से, अभी ये ऋतव्रत बोलो या काकोली घोष दस्तीदार बोलो, सबको बोल रहा है कि आप पार्टी के मुश्किल टाइम में पार्टी छोड़ के मत जाओ। जो भी गलती है हम लोग मिलके बात करेंगे, उसको सुधारेंगे, आप वापस आ जाओ। मतलब ममता बनर्जी इतने दिन जो बोल रहे थे कि आप मेरे सिंबल ले लो, आप मेरे फंड ले लो, आप मेरे नाम ले लो, लेकिन ममता बनर्जी को हम नहीं ले सकते हो, ममता बनर्जी जहां से खड़ी होती है वहां से ही लाइन चालू होता है, वो वाला दिन गया। ममता बनर्जी को भी समझ में आ गया कि अभी उनका जो हार हुआ है, उसके बाद उनका बर्बादी ही सामने है, आगे कुछ नहीं अकेले करने का उनका हिम्मत बचा है। तो ये सब कुछ अगर देखो तो कालीघाट में जो करप्शन का साम्राज्य चल रहा है वो धीरे धीरे टूट रहे हैं, वो घिर रहे हैं, और इनके लिए जो सजा मिलना है उसमें ये फंस रहा है। जिस दलदल में ये धकेला गया है वहां से निकलना नामुमकिन है, ये ममता बनर्जी के लिए भी क्लियर है। और ये हो रहा है जब, तो बंगाल का जनता यही दिन देखने के लिए तो यहाँ पर डबल इंजन सरकार लाया था, उनका खुशी का कोई सीमा नहीं है। क्या बोलोगे ममता बनर्जी और कालीघाट में जो मुसीबत के पहाड़ टूट पड़ी वो सब लेके? अगर कुछ बोलना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।